मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नाउन का जो केस होता है वो क्या होता है और इसके अगर टाइप होते हैं तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने नाउन के नंबर के बारे में पढ़ा था। उसके पहले नाउन, उसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच, उसके पहले ग्रामर की शुरुआत कैसे होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो पिछली बार जब हमने नाउन का जेंडर टॉपिक पढ़ाया था तो हमने उसमें जो चीजें बताई थी उसके बेसिस पे, उसके आधार पर एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपको इन चीजों को कन्वर्ट करना था इनके दूसरे जेंडर में। यानी कि अगर ये मैस्कुलिन है तो फेमिनिन में, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन में, और अगर ये न्यूट्रल जेंडर है तो इसका जेंडर का नाम बता देना है, साथ में सबका नाम भी बताना था। तो पहला अगर वर्ड लेते हैं, पहला जो नाउन लेते हैं वो है लेड। तो याद होगा आपको कुछ वर्ड ऐसे थे जो इरेगुलर होते हैं, जैसे कि मैन का वुमेन कर देना, जैसे कि बॉय का गर्ल होना। वैसे ही लेड का जो मेरा फेमिनिन होता था, लेड माने होता है लड़का, मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है ये? मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन। एम लिखेंगे मैस्कुलिन के लिए, एफ लिखेंगे फेमिनिन के लिए, सी लिखेंगे कॉमन के लिए और एन लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर के लिए। तो लेड मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन क्या होगा? लेस, यानी कि लड़की। लेडी कौन सा जेंडर है? कौन सा जेंडर है? लेडी। लेडी माने क्या होता है? और लड़की कोई महिला, तो ये फेमिनिन जेंडर है, महिला है। ठीक, तो लेडी का जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो क्या हो सकता है? वो मैन हो सकता है, ठीक है, आदमी हो सकता है, या कोई और वर्ड जो आदमी के लिए हम यूज करें वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मिस्टर, मिस्टर क्या होता है? मिस्टर भी मैस्कुलिन जेंडर होता है, जो रिस्पेक्ट देने के लिए, ग्रीटिंग के तौर पे यूज करते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर की। इसका क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा था कि कुछ जो हमारे नाउन होते हैं उसके साथ में हम क्या करते हैं? उसके साथ में हम ESS जोड़ देते हैं, हम TRIX भी जोड़ देते हैं, ए भी जोड़ देते हैं, INE भी जोड़ सकते हैं। तो उसी में से एक होता है मिस्ट्रेस, जैसे कि एक्टर का एक्ट्रेस होता था, जैसे मिस्टर का हो गया मिस्ट्रेस। और ये ESS जो सिलेबल है वो यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब सिलेबल क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में आता है आंट। आंट कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कौन सा जेंडर है? आंट माने होता है चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकता है हमारी आंट। तो हम बोलेंगे ये मेरा फेमिनिन जेंडर है, महिलाओं की बात हो रही है। और आंट का उल्टा होता है अंकल जी, यानी कि तुम आपके मौसा जी, आपके फूफा जी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, सारे के सारे किसमें आएंगे? अंकल में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और पढ़ी थी, अगला देखते हैं, स्टेपसन। स्टेपसन का मतलब होता है सौतेला जो बेटा होता है। तो बेटा है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। और हमने देखा था जब भी दो वर्ड से के कॉम्बिनेशन से कोई वर्ड बनता है, दो वर्ड से मिलकर कोई वर्ड बनता है, तो उसमें किसी एक वर्ड को चेंज करने से, यानी कि एक वर्ड अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन करेंगे तो पूरा वर्ड फेमिनिन हो जाएगा। एक वर्ड अगर फेमिनिन है उसको मैस्कुलिन कर देंगे तो पूरा वर्ड कैसा हो जाएगा? मैस्कुलिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टेप सन, स्टेप तो रहने देंगे, सन को चेंज कर देंगे किसमें? स्टेप सन हो जाएगा मेरा। सन का फेमिनिन क्या होगा? मैस्कुलिन है, फेमिनिन में चेंज करेंगे डॉटर, तो ये डॉटर हो गया, ठीक है। नीस, नीस का क्या हो जाएगा? नीस का हो जाएगा नेफ्यू, और नीस मेरा फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है। प्रिंस का देखो ऐसे, जैसे ये यहाँ पे ESS लगाते थे, यहाँ पे भी ESS लगाएंगे और ये बन जाएगा प्रिंसेस। प्रिंस माने होता है राजकुमार, तो मैस्कुलिन। प्रिंसेस माने होता है राजकुमारी, तो फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक है, सिंपल। प्रिंसिपल, अब खुद सोच के देखो, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैम हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं, वो सर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। जब वो दोनों हो सकते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रिंसिपल है ये मेरा कॉमन जेंडर है। कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर। ऐसा तो है नहीं कि निर्जीव वस्तु है, नहीं, ये दोनों हो सकते हैं तो कॉमन जेंडर है, यानी कि नर भी हो सकते हैं, मादा हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये। आगे आते हैं, लिखा हुआ है मैडम।
तो मैडम शब्द का मतलब क्या हुआ, ये फीमेल है, मैडम बोल दो, मैम बोल दो। इनका जो मैस्कुलिन होगा वो क्या होगा, सर। और सर जो है हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कुछ जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं वो मैस्कुलिन कॉमन जेंडर की तरह काम कर रहे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, तो उसमें से सर भी एक है। यानी कि अगर हम सर लिखते हैं तो उसका मतलब मैडम भी हो सकता है, उसका मतलब सर तो होता है, यानी कि आदमी और दोनों के लिए सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑफिसर यानी कि अधिकारी, अधिकारी क्या सिर्फ आदमी होता है, अधिकारी क्या सिर्फ महिलाएं होती हैं, नहीं, अधिकारी आदमी भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो उसको हम बोलेंगे मेरा कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। जिस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी और भी तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये किया हो और आपके इस पे नंबर सही आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन 10 सेंटेंसेस में से आपको कितने नंबर मिले हैं, 10 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में अपने नंबरों को लिखेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, अब हम इसको जल्दी से बिगाड़ देते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन के केस के बारे में। तो सबसे पहले नाउन तो हमको मालूम है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी जगह के नाम को हम कहते हैं नाउन। अब उसका जो केस होता है, केस यानी कि उसकी अलग अलग अवस्थाएं, यानी कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, उसको हम कहेंगे केस। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग बताने के लिए सेम नाउन को, एक ही नाउन को किस तरीके से प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं केस। ठीक है, ठीक। एक नाउन के ही अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाने को केस कहते हैं। अब ये जो केस होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, केस हो सकते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होगा हमारा वोकेटिव केस, क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। और आखिरी होता है पजेसिव केस, जो कि हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने सुना हुआ है। तो अभी इसको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नॉमिनेटिव, लिखते जाएंगे साथ साथ में, नॉमिनेटिव या फिर कहें सब्जेक्टिव। नाम रखने को हम और भी सारे रख सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है उसके नाम से। उसका नाम क्या है, सब्जेक्टिव उसका नाम है। यानी कि बात हम कर रहे हैं नाउन की, नाउन सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम किसी नाउन को एक सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, नाउन का जो केस है वो सब्जेक्ट होगा। यानी कि नाउन की जो अवस्था है, नाउन को जो प्रयोग किया जा रहा है वो एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा रहा है, तो उस वाले केस को, उस नाउन की अवस्था को क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मोहन, मोहन caught a fish। मोहन ने, कॉट माने पकड़ी, एक मछली। मोहन ने एक मछली पकड़ी। नाउन देखें, सबसे पहले नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन छांट लेते हैं। नाउन कौन कौन से, मोहन एक नाउन है, जी हाँ है। कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मोहन एक विशेष नाम है, एक व्यक्ति को दिया गया है। कॉट पकड़ना एक नाउन है, पकड़ना एक नाउन है, नहीं, पकड़ना तो काम हो रहा है ना, तो ये नाउन नहीं है। ए याद करो, याद करो, पार्ट ऑफ स्पीच, नहीं, ये एक एडजेक्टिव होता है, एक डिटरमाइनर होता है जो आर्टिकल में होता है, ए एन बाद होता है। फिश, फिश मछली को एक नाम दिया जाता है फिश, ये भी एक नाउन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो जो मोहन इस्तेमाल हुआ, ये जो नाउन है ये किस तरीके से प्रयोग हुआ, मोहन कॉट अ फिश, मोहन ने एक मछली पकड़ी। यानी यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, मोहन के द्वारा मछली को पकड़ने का काम हो रहा है, तो मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में कर्ता हो गया। कर्ता क्या होता है, जो काम करता है वो करता है, इसके बारे में बात हो रही है वो करता है। तो मोहन एक नाउन, एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा सब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया है। नॉमिनेटिव केस भी इसी को कह सकते हैं। ठीक है, नॉमिनी, नॉमिनेटिव शब्द कहां से आता है, नॉमिनी, नॉमिनी होना, नॉमिनी यानी कि
कर्ता धर्ता होना, मालिक होना किसी भी चीज का, नॉमिनेटिव। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। दूसरी चीज अगर हम देखें, इसमें और टॉपिक लिख सकते हैं हम, जैसे कि माई फ्रेंड इज गोइंग, तो माई तो एडजेक्टिव है, फ्रेंड शब्द सब्जेक्टिव केस। ठीक, टीचर इज गिविंग हिम पनिशमेंट, टीचर। ठीक, इस तरीके से यहां पे हम लिखेंगे। दूसरा केस क्या बताया था हमने, क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये चीज समझ में आ रही होगी काफी बच्चों को कि सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज किया, तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो ऊपर लिखा हुआ है, जब मोहन कॉट अ फिश, मोहन ने तो पकड़ी है, सब्जेक्ट कहलाया, लेकिन क्या पकड़ा है, फिश पकड़ी है। फिश एक नाउन है, एक नाउन के ऊपर काम हो रहा है, फिश को पकड़ा गया है, तो फिश मेरा सब्जेक्ट तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट जरूर हो जाएगा। ठीक, जिसके ऊपर काम होता है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट में एक नाउन लगाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सिंपल है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल अभी लिख के देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस एक बार फिर से बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जब भी हम किसी नाउन को एक वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। हमने बोला ही स्लेप्ट, रोहन ऑन हिज फेस, ही स्लैप्ड रोहन ऑन हिज फेस। बात किसकी हो रही है, नाउन की, नाउन के केस की। तो नाउन ढूंढ ले जल्दी से, कौन कौन से। ही नाउन है, ही नाउन है, नहीं है, ही किसी का नाम होगा, ही की जगह पे किसी का नाम लिखा होगा, जैसे कि मान लो हमने लिखा है सीमा स्लैप्ड रोहन। ठीक, तो सीमा की जगह पे लिख दिया हमने ही, तो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। याद करें, पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखें अगर नहीं पता है तो। स्लैप्ड, थप्पड़ मार रहा, काम हो रहा है, हाथ काम कर रहा है, तो ये आएगी मेरी वर्ब, नाउन नहीं है। रोहन देखो एक नाम है मोहन की तरह, तो ये एक नाउन है। ऑन हिज फेस, फेस भी जो चेहरा होता है, शरीर कई वाले अंग, इनको हमने के नाम दिया फेस, तो ये भी मेरा एक नाउन है। तो देखो, ही स्लेप्ड, उसने थप्पड़ मारा रोहन को, ऑन हिज फेस, हिज मतलब रोहन की बात हो रही है, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसने रोहन को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ तो ही मार रहा है ना, तो ही सब्जेक्ट हो गया भाई, नाउन तो था नहीं जो सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं है। स्लैप्ड रोहन, रोहन को थप्पड़ मारा गया है, रोहन के ऊपर काम हो रहा है, तो रोहन के ऊपर काम हो रहा है, तो रोहन क्या कहलाएगा, मेरा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रोहन है और रोहन एक नाउन भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक, ऐसे ही ऑन हिज फेस, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ध्यान देने की बात नहीं है कोई, अगर वर्ब के बाद में कोई नाउन हमको दिख जा रहा है, ठीक, वर्ब के बाद में कोई नाउन दिख जा रहा है, तो हम बोल देंगे वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और वर्ब से पहले यानी कि जो क्रिया लगी हुई है, इसके पहले सब्जेक्टिव केस, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल हो गया आपको। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। नोट करना है तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात आती है वोकेटिव केस की। तीसरा क्या है, वोकेटिव। वोकेटिव में भी एक वर्ड है, वोकेटिव केस। हमने क्या देखा अभी तक, सब्जेक्टिव में उसका नाम बता रहा है सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव नॉमिनी, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट शब्द आ गया, तो वोकेटिव में भी इसका नाम भी कुछ ना कुछ बता रहा हो। जैसे हमारा नाम होता है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो वो नाम यहाँ पे इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। वोकेटिव, वोकेटिव कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, वोकल। वोकल, वोकल मतलब क्या होता है, जो हम बोल रहे होते हैं, जो भी चीजों को हम बोल के प्रयोग कर रहे होते हैं, वो हम वोकल कह सकते हैं कि वो वोकल हैं। ठीक है, तो बोल कर प्रयोग करते हैं, यानी कि नाउन को बोल कर प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि हमने बोला कि रोहन कम हेयर, रोहन इधर आओ, तो हम क्या कर रहे हैं,
हम यहाँ पे बोल के रोहन को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इस तरीके से इसको लिखा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस मेरा ये है कम हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट कुछ भी, वर्ब के बाद देखो नाउन है कोई नहीं है, हियर मतलब जगह की बात कर रहा है, एडवर्ब है नहीं है नाउन, तो यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट के बाद नहीं है, ये इस तरीके से लिख रखा है रोहन यहाँ हो, या फिर हमने इसको इस तरीके से भी बोला होता कि कम हियर रोहन, मतलब यहाँ आओ रोहन। ठीक, जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को बुलाते हैं कि हाँ बच्चे का नाम मान लो रोहन है, तो हम बोलेंगे रोहन यहाँ आओ, तो रोहन यहाँ आओ, रोहन, फिर हमने पॉज लिया, रुके, कॉमा लग गया, तो ये मेरा जो होगा ऐसे ही कम हियर यहाँ आओ, रुके, और फिर हमने बोला रोहन, तो ये दोनों के दोनों जो होंगे ना ये मेरे क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों मेरे कहलाएंगे वोकेटिव केस, क्योंकि हम इनको बोल कर प्रयोग कर रहे हैं, बोलने में प्रयोग कर रहे हैं इनका। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने बोल लिखा मंजेश गोज टू स्कूल, एक सेंटेंस लिखा है मंजेश गो स्कूल, गो टू स्कूल, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है मंजेश गो टू स्कूल। तो इसमें कौन कौन से सेंटेंस सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, या फिर तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं, बताओ, सोचो, सोच के देखो कि कौन से सही हो सकते हैं, कौन से गलत हो सकते हैं, या फिर तीनों सही हैं। देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का इस्तेमाल है यहाँ पे, कॉमा लगा हुआ है, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, देखो। चलो हम बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे जब लिखा है मंजेश गोज टू स्कूल, तो ये जो सेंटेंस यूज हुए हैं ना, इसमें कहीं पे भी कोई कॉमा लगा हुआ है नहीं, यानी कहीं पे हम रुक रहे हैं नहीं, यानी कि बोल के प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, बोल भी सकते हैं लेकिन सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ बोल ही रहे हैं। मंजेश गोज टू स्कूल, मंजेश ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए आपको समझ में आ जाएगा। मंजेश गोज मतलब जाता है, टू स्कूल, मंजेश स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है, क्योंकि मंजेश एक वचन था तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, जितना आपको मालूम होगा, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस तो सही है, मंजेश स्कूल जाता है। सेम सेंटेंस नीचे लिखा हुआ मंजेश गो टू स्कूल, अब यहाँ पे गो का कर दिया हमने, ई एस हटा दिया, एक वचन के साथ में ई एस लगना चाहिए था, ऐसे ई एस लगना चाहिए था, नहीं लगाया तो ये सेंटेंस गलत। वहीं पे इस वाले सेंटेंस देखें मंजेश गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसको वोकेटिव फॉर्म में लिखा जा रहा है, वोकेटिव रूप में लिखा जा रहा है, बोल चाल के रूप में लिखा जा रहा है। मंजेश गो टू स्कूल, मंजेश स्कूल जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक कि स्कूल जाओ, इतना लिखा हुआ है स्कूल जाओ, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सही लिखा हुआ, शुरू में लगा दिया मंजेश, मंजेश स्कूल जाओ, तो ये सेंटेंस सही है। वहीं पे इस कॉमा को अगर गायब कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये जो है हमने जिस तरीके से बोला मंजेश स्कूल जाओ, तो हमने एक तरीके से बोल के आदेश दिया, बोल के इसका प्रयोग किया, नाम का, एक नाउन का, तो हमने बोला ये क्या है, मेरा वोकेटिव केस है। इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, जल्दी से एग्जांपल नोट कर लो, उसके बाद में आखिरी जो केस है उसको बताया जाएगा। चौथा पॉजेसिव केस, इस शब्द को हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्रामर में बहुत जगह पे होता है। पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव या पॉजेशन या पॉजेस करना। पॉजेस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने पास में रखना, यानी कि उसके ऊपर अपना हक बना के रखना, किसी भी चीज का मालिक होना, पॉजेस करना कहलाता है। पॉजेसिव यानी मालिक का ना, हक जताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो पॉजेसिव कहलाएंगे। ठीक, पॉजेसिव का मतलब क्या हो गया, पॉजेसिव का मतलब ऐसे नाउन जो क्या बताते हैं, मालिकाना हक बताते हैं, मालिकाना हक को बताते हैं।
मालिकाना हक बता देते हैं, उनको हम कहेंगे पॉसेसिव। ठीक, अब प्रोनाउन में अगर आपको पता है तो अच्छी बात, जैसे कि हमने बोला कि मेरा घर, माय हाउस, तो घर मेरा है, हक बता रहा है माई। लेकिन माई एक नाउन है क्या? माई एक नाउन है? नहीं है, तो ये यहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है एक नाउन की। तो जब भी हम एक नाउन को हक बताने के लिए प्रयोग करेंगे तो वहां पे यूज होता है इस पंक्चुएशन मार्क का, जिसको हम कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क ही कह सकते हैं, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी यानी कि इस कॉमा यहाँ पे लगाएंगे और ये जो एस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको हम कहेंगे अपोस्ट्रोफी एस। इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे कैसे? जैसे हमने बोला कि रोहन, रोहन बहुत बार बार नाम आ रहा है तो रोहन बिगाड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विनय के पिताजी। विनय के पिताजी, तो पिताजी जो है वो किसके पिताजी हैं? किसके पिताजी हैं? किसके? विनय के, विनय के हैं, तो विनय के पिताजी, विनय का हक आ रहा है उसके पिताजी के ऊपर, तो हम बोलेंगे विनय, लिखेंगे इस तरीके से, कॉमा लगाएंगे ऊपर और यहाँ लगा देंगे एस, तो ये हो गया विनयज। विनयज पिताजी यानी कि फादर, तो विनयज फादर। तो एक नाउन को इस्तेमाल किया गया एक पॉसेसिव की तरह, एक हक बताने वाले शब्द की तरह, तो हमने बोल दिया ये क्या है, मेरा पॉसेसिव केस है। कौन सा केस है नाउन का? पॉसेसिव केस है। इस तरीके से ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा कि मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो हमने बोला कि मेरा, मेरा मार्कर नहीं, गलत हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पे अपना नाम हम ले लेते हैं विशाल, विशाल का घर, यानी कि मेरा जो है विशाल, इसका घर पे हक है, मालिकाना हक है। एक नाउन है विशाल, नाम है मेरा, तो हम क्या बोलेंगे? विशाल लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, एस लिखेंगे, विशाल्स हो गया। और घर का क्या होता है? हाउस, तो विशाल्स घर, हाउस लिख लो, होम लिख लो, यहाँ पे हाउस जाना, ठीक है। तो विशाल्स हाउस, इस तरीके से ये हो जाएगा अपोस्ट्रोफी का यूज करके। अपोस्ट्रोफी के और सारे यूज होते हैं जो हम याद रखते हैं, इसको पंक्चुएशन मार्क्स में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए अपोस्ट्रोफी में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इनको हम जिंदा चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे विनय जिंदा है, विशाल जिंदा है, कोई जानवर, कोई और चीज जो जिंदा होती है उसके लिए। तो यहाँ पे आपके ये पॉसेसिव जो केस होते हैं वो खत्म होते हैं। इनकी एक जल्दी से एक्सरसाइज लिखेंगे, उस एक्सरसाइज को होमवर्क में दिया जाएगा और उसके बाद में अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें इस एक्सरसाइज को करवाया जाएगा। तो इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं जल्दी से। सही है, सेंटेंस कुछ लिखे होंगे, उन सेंटेंसेस में जो नाउन है उनको अंडरलाइन करना है और उनका केस बताना है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है या वोकेटिव केस है। ओके, तो पहला सेंटेंस है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउन को अंडरलाइन करके उनका केस बताओ। ठीक, पहला है रमेश father is a farmer. Do not the boy teacher. इनको आप नोट करिए और बस यही होमवर्क है आपका, इसको नोट कर लिया जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है, इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। तो हम क्या करेंगे, ठीक, तो ये था आपका आज का नाउन का केस। यहाँ पे आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगला जो लेसन होगा, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम नाउन के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, कौन सी होती है? प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे।
उम्मीद करते हैं आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, होमवर्क है ये, और इसके आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके कितने नंबर आते हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसको पीछे से दोबारा से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। डाउट्स को कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और पढ़ाई करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।